हेलो स्टूडेंट, मैं रीता जैन गवर्नमेंट जीएचजी पीजी कॉलेज बालोद से गेस्ट लेक्चर हूँ। आज का मेरा सब्जेक्ट है वो एमकॉम 4th सेमेस्टर का है, जिसमें मेरा टॉपिक है विपणन के सिद्धांत चैप्टर का। अपन जो पढ़ रहे हैं मूल्य निर्णय, उसके अंतर्गत ये पार्ट 3 है, जिसमें आज देखेंगे कि मूल्य परिवर्तन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, सबसे पहले ये बता देती हूँ कि मूल्य परिवर्तन मतलब क्या होता है। जैसे ही वस्तुओं के मूल्य में क्या होते हैं, घट बढ़ होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मूल्य परिवर्तन बोलते हैं। यहाँ मूल्य परिवर्तन मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो कोई प्रोडक्ट है उसको क्या करना, जो उसका अंकित मूल्य है उससे कम या अधिक होता है। या बाजार में जो प्रोडक्ट है वो मूल्य में परिवर्तन होना क्या एक सामान्य बात है, जो किसी घटना के घटित होने पर क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब ये जो मूल्य परिवर्तन होता है, मूल्य परिवर्तन मतलब हुआ घट बढ़ होना, घट बढ़ होना, यही क्या कहलाता है, मूल्य परिवर्तन। अभी मूल्य परिवर्तन के कारण क्या क्या है, ये आपका यूनिट 4 है, इसका पार्ट 3 है ये। तो ये जो मूल्य परिवर्तन होता है, इस मूल्य परिवर्तन होने का कारण क्या क्या है। तो जो मूल्य परिवर्तन होता है ना, कई कारण हो सकते हैं उसके। जैसे कुछ कारण क्या होता है, जो निर्माता होते हैं या जो उत्पादक होते हैं उनके नियंत्रण में रहते हैं, और कुछ परिवर्तन उस कारण से होते हैं जो उनकी सीमाओं के क्या है, बाहर होता है, वो उनके हाथ में नहीं होता है कि निश्चित घटना के घटित हो जाने पर वो होता है। तो ये जो मूल्य परिवर्तन होता है, उसका होने का पहला कारण है उत्पाद की मांग में परिवर्तन। उत्पाद की मांग में परिवर्तन होने से मूल्य पर उसका क्या पड़ता है, सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि बाजार में प्रोडक्ट की जो मांग बढ़ती है तो उसके मूल्य में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और अगर यदि उत्पाद की जो मांग कम होती है तो उसकी मूल्य में क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है। जैसे क्या होता है, दीपावली के टाइम पे जो मिठाई है उसकी मांग बढ़ जाती है, तो उसके कारण से क्या हो जाता है, उसकी मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है उत्पाद की मांग बढ़ने से उसके मूल्य में क्या आते हैं, परिवर्तन आते हैं। सेकेंड, जो मूल्य में घट बढ़ होने का कारण है उत्पाद की पूर्ति। उत्पाद की पूर्ति में परिवर्तन। जब कोई प्रोडक्ट बाजार में जो है उसका पूर्ति बढ़ जाती है तो उसके मूल्य में क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है। और इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, यदि पूर्ति में कमी होती है तो उसके मूल्य में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रोडक्ट की पूर्ति में परिवर्तन का जो है सीधा इफेक्ट किस पर पड़ता है, प्रोडक्ट के मूल्य पर पड़ता है। जैसे क्या हो गया, मान लो जैसे अभी क्या हुआ था, बाजार में जो है प्याज का रेट जो है 100 रुपए 150 रुपए किलो तक क्या हो गया था, पहुंच गया था, क्योंकि उसकी जो पूर्ति है वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी। अभी फिलहाल देखें तो नमक में भी क्या हो गया, नमक की पूर्ति कम होने से उसका मूल्य क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो इस प्रकार से वस्तु की पूर्ति के कारण से भी क्या होता है, उसके दाम में, उसके मूल्य में क्या हो जाता है, कमी और वृद्धि होती है, मतलब कि परिवर्तन होता है। इसके बाद है कच्चे मूल्य में परिवर्तन। कच्चे मूल्य में कच्चे माल में के परिवर्तन होने से भी, कच्चे माल के मूल्य में परिवर्तन होने से भी क्या होता है, मूल्य में परिवर्तन आ जाता है। क्योंकि अगर कच्चे माल का मूल्य बढ़ेगा तो वस्तु की जो कॉस्टिंग है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लागत बढ़ने से उसका मूल्य भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि कच्चे माल का मूल्य जो है कम होता है तो उससे क्या होता है, वस्तु के जो कच्चे माल के मूल्य में अगर कमी आती है तो उसके वस्तु के मूल्य में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो जैसे मान लो कोई कपड़ा व्यापारी है और मान लो रुई कपास है, कपास के मूल्य में वृद्धि हो गई तो कपास मिल को क्या है, रुई वो किस में मिलेगा, ज्यादा मूल्य में मिलेगा, तो कपड़े के मूल्य में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और यदि जो रुई है उसका मूल्य गिरता है तो कपड़ा मिल वालों को जो है क्या है, कम रेट में मिलेगा, तो उससे क्या होगा, कपड़े के मूल्य में भी क्या आएगी, गिरावट आएगी। तो इस प्रकार से जो है वस्तु के मूल्य में क्या आता है,
परिवर्तन आता है। इसके बाद आता है वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने का कारण है सरकारी नीति। सरकारी नीति मतलब सरकार के द्वारा बनाए जाने वाली पॉलिसी, जैसे हो गई आर्थिक नीति, औद्योगिक नीति, इसका भी क्या करता है, मूल्य पर प्रभाव पड़ता है। यदि राज्य द्वारा क्या कर दिया जाए, प्रोडक्ट पर जो है विक्रय कर में क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, है ना। अगर विक्रय कर में वृद्धि कर दिया जाएगा या जीएसटी में वृद्धि कर दी जाएगी तो प्रोडक्ट के मूल्य में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। इसी प्रकार से यदि करों में क्या की जाती है, कमी की जाती है, तो उससे क्या होगा, मूल्य में भी क्या आएगी, गिरावट आती है। इसके बाद है मजदूरी दरों में परिवर्तन। यदि मजदूरों को जो दी जाने वाली उनका वेजेस है ना, उसके में परिवर्तन आता है तो प्रोडक्ट के मूल्य में भी क्या होगा, परिवर्तन आएगा। जैसे यदि मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि हो जाती है तो प्रोडक्ट का मूल्य क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। यदि मजदूरों की दरों में कमी आती है तो उसके प्रोडक्ट का मूल्य भी क्या हो जाएगा, कम होगा। इसके अलावा है ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्र। व्यापार चक्र क्या होता है स्टूडेंट, व्यापार चक्र मतलब ये होता है तेजी और मंदी आना व्यापार में। इसका प्रभाव भी क्या करता है, प्रोडक्ट के मूल्य पर पड़ता है। यदि तेजी का समय आता है तो व्यापार में क्या होती है, वृद्धि होती है और ग्राहकों की मांग में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। इसके मूल्य में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। यदि डिप्रेशन की अवस्था आएगी, अवसाद की अवस्था आएगी तो व्यापार में क्या होगी, कमी होगी और इससे ग्राहकों की मांग में कमी होगी, जिसके कारण मूल्यों में भी क्या होगी, कमी होगी। इसके बाद आएगा व्यावसायिक रणनीति। व्यावसायिक रणनीति मतलब ये हो गया बिजनेस स्ट्रेटेजी। इसका भी प्रभाव जो है मूल्य के परिवर्तन में पड़ता है। जैसे कोई नया निर्माता जो है मार्केट में जो है एडमिशन लेता है, प्रवेश करता है, तो जो पुराना निर्माता होता है वो नए उत्पाद को क्या करता है, बाजार में प्रवेश कराना चाहते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट का मूल्य क्या रखता है, कम रखते हैं, लेकिन जैसे ही बाजार में जो अपना स्थान बना लेता है तो तुरंत वो क्या करता है, मूल्यों में वृद्धि कर देता है। तो इस प्रकार से व्यावसायिक रणनीति के अंतर्गत भी जो है मूल्यों में परिवर्तन आते हैं। इसके बाद है लेवल ऑफ कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता का स्तर। प्रतियोगिता के स्तर का भी जो है मूल्य परिवर्तन में प्रभाव पड़ता है। यदि जैसे निर्माता है, उत्पादक है ना, उसको बाजार में टिका रहना है, अपने बाजार में होने वाली प्रतियोगिता के स्तर के अनुसार ही उनको क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट के जो सेल का एरिया है उसमें प्रतियोगिता बढ़ती है तो वैसे वैसे प्रोडक्ट के मूल्य में क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है। और जो प्रतियोगिता है, अगर प्रतियोगिता में परिवर्तन नहीं आता है तो उसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसके अलावा एक पॉइंट हो सकता है राजनीतिक परिस्थितियां। ये भी एक पॉइंट है जिसके आधार पर जो है परिवर्तन आता है, राजनीतिक परिस्थितियां। ये कैसे प्रभावित करती है, तो जो राजनीतिक परिस्थितियां है वो भी उनके मूल्य को प्रभावित करती है। जैसे देश में अगर राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण है तो मूल्य में भी क्या होती है, तेजी से परिवर्तन होता है। और जैसे भारत में क्या हो रहा है, जो राजनीतिक अस्थिरता हमेशा जो है विद्यमान रहती है, जिसके कारण से मूल्यों में भी क्या आती है, परिवर्तन आता है। तो इस प्रकार से जो है स्टूडेंट मूल्यों में जो है घट बढ़ होते रहते हैं, जिसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें मेन जो कारण है वस्तु की मांग और पूर्ति में क्या आना, परिवर्तन आना, और साथ ही साथ सरकार की नीति जो अपने नियंत्रण के बाहर है उसमें भी परिवर्तन आने से क्या होता है, वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि होती है। अब देखते हैं जो ये मूल्य परिवर्तन आते हैं तो मूल्य निर्धारण की कार्य विधि क्या होती है, मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाता है।
प्रोडक्ट है उसका जो मूल्य निर्धारण करना कोई सरल काम नहीं है, और न ही जो मूल्य निर्धारण करने की कोई एक मेथड है कि प्रॉपर उसी मेथड से आप क्या करें, प्राइस डिटर्मिनेशन करें। तो एक जो ये अपन जो पढ़ रहे हैं वो घरेलू व्यापार है, एक देश का व्यापार के बारे में पढ़ रहे हैं, जहाँ देश के अंदर ही क्या होता है, वस्तुओं का क्रय और विक्रय होता है। तो ये जो इसमें क्या होते हैं, जो उत्पादक और निर्माता होते हैं उनकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि वो प्रोडक्ट का मूल्य किस प्रकार से निर्धारित करता है। तो सबसे पहले क्या कर सकता है मूल्य निर्धारण करने के लिए, सबसे पहले वो क्या करेगा, उत्पाद की मांग का अनुमान लगाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन किस कारण से आते हैं, मांग के कारण से ही वस्तु के मूल्य में क्या आते हैं, परिवर्तन आते हैं। तो मूल्य निर्धारण करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, मांग का अनुमान लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहली ये विधि है जिसके अंतर्गत मांग का पहले अनुमान लगाएंगे, उसके बाद प्रोडक्ट का जो है न्यू प्रोडक्ट है उसके लिए तो एक कठिन काम हो जाता है कि उसका मांग का अनुमान कैसे लगाए, क्योंकि वो मार्केट अभी में आया नहीं है वो प्रोडक्ट, तो अपने को उसका मांग नहीं पता चलता। तो जो न्यू प्रोडक्ट के बारे में विक्रेता को कोई क्या है अनुभव भी नहीं होता है, तो उत्पाद की मांग का अनुमान लगाना क्या हो जाता है, उसके लिए कठिन काम हो जाता है। तो वो क्या कर सकते हैं, एक तो जो है एस्टिमेशन करके, एक्सपेक्ट करके प्राइस की क्या कर लेता है, जानकारी ले लेता है। तो उसके आधार पर क्या करता है, मूल्य निर्धारण करता है। या फिर क्या कर सकते हैं, उसी प्रकार के जो प्रोडक्ट है उसकी मांग का क्या कर लेता है, अनुमान लगा सकता है, और उसको विभिन्न मूल्यों पर क्या कर सकता है, विक्रय करके देख भी सकता है कि जो है कंज्यूमर उसके बारे में क्या जान रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या कर सकता है, मूल्य निर्धारण अपना कर सकता है। ये मूल्य निर्धारण के चरण है स्टूडेंट, है ना। इसके बाद है प्रतिस्पर्धी प्रभावों का अनुमान लगाना। मूल्य निर्धारण करने के लिए प्रतिस्पर्धी प्रभावों का क्या करना, अनुमान लगाना। मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया का ये दूसरा चरण है, प्रतिस्पर्धी प्रभावों का अध्ययन करना होगा। इस अध्ययन का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो होता है कि जो वर्तमान में जो प्रतिस्पर्धा है उसके प्रभाव क्या है, उसका क्या करना, अनुमान लगाना। और जो समय व्यतीत होने के साथ साथ क्या है, उसकी स्थानापन्न वस्तु भी क्या आ जाएगी, मार्केट में आ जाएगी, तो उसका विकास की संभावना और क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। तो यदि उत्पादन का जो विक्रय सरल है तो प्रतियोगिता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से जो है इन सारी चीजों का क्या करना पड़ेगा, अनुमान लगाना पड़ेगा। इसके बाद आ जाएगा बाजार का निर्धारण करना। थर्ड जो चरण होगा मूल्य निर्धारण करने का, मांग का अनुमान लगा के प्रतिस्पर्धी को जानना। उसके बाद तीसरा चरण है बाजार के भाग का निर्धारण करना। तो उत्पाद मूल्य निर्धारण के तीसरे चरण में बाजार भाग के निर्धारण है, जिसमें बाजार का भाग का मतलब ये है कि प्रोडक्ट की जो कुल मांग होगी वो जो है उसका निर्माता का क्षेत्र कितना है, वो कितने क्षेत्र पर उसका क्या है, नियंत्रण है, उस बाजार में वो वृद्धि कर सकता है कि वो वहीं तक क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को क्या करेगा, बेचेगा। मतलब वो बाजार में जो है मांग का अनुमान लगाना कि उसकी क्षमता कितनी है, उसके प्लांट की क्षमता कितनी, मशीन कितना है, उसकी लागत कितनी आ रही है ना। इन सारी चीजों का क्या करना, निर्धारण करना। इसके बाद थर्ड स्टेप होगा, फोर्थ स्टेप होगा मूल्य निर्धारण का। जो अपन मूल्य निर्धारण कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। तो जो मूल्य निर्धारण किया जाता है उसके उद्देश्य क्या है, उसको पहले जानना कि अपन जो मूल्य निर्धारण कर रहे हैं वो बाजार में प्रवेश करने के लिए कर रहे हैं, या अपना जो उद्देश्य है वो लाभ को अधिकतम करना है, या अपना उद्देश्य बिक्री बढ़ाना है, या फिर प्रतियोगिताओं का सामना करना है, या फिर क्या करना, बाजार में मलाई उतारने के लिए प्रवेश किया जा रहा है, या मूल्य को जो प्रोडक्ट का प्राइस है उसकी स्टेबिलिटी बनाए रखना है, या फिर बिक्री में वृद्धि करना है। तो ये सारी चीजों में पहले अपने को उद्देश्य को डिसाइड करना है कि अपना जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा मूल्य की रीति नीति का क्या करना, चुनाव करना।
इसके बाद स्टूडेंट मूल्य निर्धारण करने के लिए जो पांचवा मेन काम होगा प्राइस स्ट्रेटेजी, जिसके बारे में डिटेल में मैंने आपको अपने पार्ट 2 में बता दिया है कि रीति नीति क्या होती है। तो जो प्रोडक्ट है उसकी रीति नीति कई प्रकार से हो सकती है। एक तो प्रतियोगिता के लिए रीति नीति बनाते हैं, या मूल्य के लिए रीति नीति होती है, या ललचाने वाली नीति होती है, और एक जो मूल्य होता है या तो वो मलाई उतारने के लिए होता है या फिर बाजार में प्रवेश करने के लिए। तो इस प्रकार से जो है मूल्य की क्या करना, रीति नीति का चुनाव करना। इसके बाद छठवां स्टेप जो होगा मूल्य निर्धारण की कार्यविधि के अंतर्गत फर्म की विपणन नीतियों का क्या करना, विचार करना। फर्म की ये अपना जो है छठवां स्टेप है। पहले तो अपने मूल्य की रीति नीति जानी, अब देखते हैं फर्म की जो विपणन नीति है, मार्केटिंग की जो रीति नीति है, उस पर विचार करना होगा कि जो फर्म की वस्तु नीति है, उसकी वितरण नीति है, प्रमोशनल की नीति है, उससे संबंधित है। जैसे वस्तु नीति है तो जो है मूल्य निर्धारण करते समय प्रोडक्ट की नीति का भी अपने को ज्ञान कर लेना चाहिए कि जो क्या फर्म की नीति जो है मध्यस्थों के द्वारा ग्राहकों तक पहुंचाएगी वस्तु को, कि डायरेक्ट जो है प्रोड्यूसर है वो ग्राहकों तक जो है वस्तु को पहुंचाएगा। तो इस प्रकार से इसका वितरण किस माध्यम से किया जाएगा ये भी क्या कर लेना चाहिए, पहले ज्ञान कर लेना चाहिए कि प्रोडक्ट कितना टिकाऊ है और वो किनको खरीदा बेचा जा सकता है। इसके बाद है वितरण नीति भी हो सकती है विपणन नीति के अंतर्गत ही, कि कौन कौन से माध्यम होंगे, फुटकर विक्रेता, थोक विक्रेता या सीधे ग्राहकों को बेचा जाएगा। संवर्धन की नीति कैसे होगी, विज्ञापन किसके माध्यम से किया जाएगा, किस प्रकार से प्रचार प्रसार किया जाएगा, सेल्समैन होगा कि नहीं होगा, पर्सनल सेलिंग, या जो विशिष्ट जो मूल्य है उसका भी क्या करना, चुनाव करना। तो इस प्रकार से जो है मूल्य निर्धारण की जो कार्य विधि है उसके कितने स्टेप है, पूरे 6 स्टेप है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, मूल्य का निर्धारण किया जाता है। सबसे पहले उत्पाद की मांग का अनुमान लगाना, फिर प्रतिस्पर्धी के प्रभाव का अनुमान लगाना, फिर बाजार की भाग का निर्धारण करना, मूल्य निर्धारण का उद्देश्यों को जानना, मूल्य की रीति नीति का चुनाव करना और फर्म की विपणन नीतियों पर क्या करना, विचार करना। तो इस प्रकार से जो है मूल्य नीति जो है मूल्य का निर्धारण जो है इस प्रकार से जो है प्रोग्राम बना करके किया जाता है। और इसके बाद जो है अपन देखते हैं कि जो ये मूल्य निर्धारण होता है ना, उसकी विधियां जो इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि मूल्य की रीति नीति क्या होती है। तो इस प्रकार से जो है आज की क्लास में मैंने आपको जो है मूल्य परिवर्तन बताया और मूल्य निर्धारण की कार्यविधि। अब देखते हैं जो न्यू प्रोडक्ट है उसके अंतर्गत मूल्य निर्धारण। जो न्यू प्रोडक्ट है ना, उसका मूल्य निर्धारण करना क्या हो जाता है, बाजार में उस वस्तु की मांग कैसी है, क्या है, इसका अनुमान लगाना जो है आसान बात नहीं है, एक क्या है कठिन कार्य है। तो इस पर क्या होगा, विपणन है कितना किया जाएगा ये अपन ये भी अनुमान नहीं लगा सकते। तो जो नया उत्पाद है उसका मूल्य निर्धारण करना क्या हो जाता है, कठिन काम हो जाता है, क्योंकि बाजार की प्रकृति के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं होती। तो जो नए उत्पाद है उसके बारे में 3 बातें जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहला क्या करना, मांग उत्पन्न करना। जो नया प्रोडक्ट है उसके लिए 3 बात का ध्यान रखना जरूरी है। उत्पाद का मांग उत्पन्न करना, ठीक, मांग उत्पन्न करने के बाद ग्राहकों को क्या करना, आकर्षित करना। ग्राहकों को आकर्षित करना। देखिए मांग उत्पन्न करने के बाद जो है ग्राहकों को आकर्षित करेंगे, उसके बाद जो है बाजार की जो प्रतियोगिता है ना, उसमें अपने उत्पाद को क्या करना है, बनाए रखना है और उसके बिक्री को बढ़ाकर क्या करना, लाभों में वृद्धि करना। ये जो अपना मुख्य उद्देश्य तो यही होता है।
बिक्री को बढ़ाना और क्या करना, लाभ में वृद्धि करना। तो इस प्रकार से जो है नए प्रोडक्ट के अंतर्गत पहले मांग उत्पन्न करके ग्राहकों को आकर्षित करके प्रतियोगिताओं को ध्यान में रखते हुए बिक्री को बढ़ाना और लाभ में वृद्धि करना। तो ये सारी चीजें करने के लिए अपने को कुछ टेक्निक अपनानी पड़ेगी, जिसके कारण से क्या कर सके, न्यू प्रोडक्ट को का मूल्य निर्धारित कर सके। तो इसके लिए एक टेक्निक है मलाई उतारने की तकनीक। मलाई उतारने की तकनीक के अंतर्गत जो है नए प्रोडक्ट का निर्माण जो करने वाली है कंपनी प्रारंभ में, तो जब तक प्रतियोगिताओं के बारे में मालूम नहीं है और अधिक मूल्य निर्धारित करके लाभ जो है कमा सकती है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है ग्राहकों को भी नहीं पता होता है प्रोडक्ट के बारे में, तो वो क्या करते हैं, उसको परचेज कर लेते हैं। नया चीज आया है तो ये सोचकर क्या कर लेते हैं, वो खरीद लेते हैं। तो वो स्टार्टिंग में क्या कर सकती है, रेट को अधिक रख के जो है लाभ कमा सकती है। लेकिन अगर उसके जो कॉम्पिटिटर है वो बाजार में आ जाते हैं तो उन्हें मूल्य में क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं मलाई उतारने की तकनीक। जैसे अपन जो है सब्जी बाजार में देखते हैं, जब बाजार में जो नई सब्जी आती है स्टार्टिंग में, तो उसका मूल्य क्या होता है, अधिक वसूल करते हैं। फिर बाद में जब उसका जो है प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जब वो ज्यादा मात्रा में होती है, तो उसका मूल्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि उसके और भी प्रतियोगी हैं वो क्या कर लेते हैं, बाजार में प्रवेश कर लेते हैं। जैसे अभी आम का सीजन है, तो जब स्टार्टिंग में आम आया था तो उसका रेट जो था 100 रुपए 150 रुपए इस टाइप का था, और अभी देखेंगे तो वो जो आम का रेट है वो कितना हो गया, 50 रुपए 60 रुपए किलो हो गया है। तो इस प्रकार से मूल्य नीति जो है निर्धारण किया जा सकता है। मलाई उतारने की तकनीक का यही लाभ होता है कि जो बाजार में जो है प्रोडक्ट के बारे में दिखाया जाता है और जो मूल्य जो है उसका जो है हाई रखा जाता है, फिर बाद में कम करके क्या है, उत्पाद की बिक्री में और भी वृद्धि कर लेते हैं। लेकिन प्रारंभ में जो है मूल्य अगर कम रखा जाए तो बाद में क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करेंगे तो कस्टमर जो है उसको स्वीकार नहीं करेंगे और बिक्री क्या हो जाएगी, अपनी कम हो जाएगी। इसलिए बेटर यही है कि स्टार्टिंग में रेट क्या करना, हाई रखना। उसके बाद है छेदक मूल्य नीति। छेदक मूल्य नीति जो वस्तु होती है लोचदार होती है ना, मतलब मार्केट पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी है ये। जो वस्तुएं जो लोचदार होती है जिनको बाजार में प्रस्तुत करके क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे बाजार में विकास करके उसकी बिक्री को क्या कर सकते हैं, अधिक करने की संभावना होती है। तो उसके अंतर्गत मूल्य निर्धारण में इस विधि को क्या किया जाता है, अपनाया जाता है। ये जो विधि है मलाई उतारने की तकनीक के जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या करते हैं, प्रारंभ में जो रेट रहते हैं वो कम रखते हैं, जिससे लाभ क्या होता है, कम होता है। और जो दूसरे तरफ जो प्रतियोगी बाजार है वो इसमें नहीं आते हैं, और जब अपनी बाजार में जब प्रतिष्ठा जम जाती है तब अपने विक्रय में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है और लाभ में भी वृद्धि होती है। तो मूल्य निर्धारण की इस परिस्थिति में जो है क्या होता है, उत्पादन के प्रारंभ में तो कोई ज्यादा व्यय नहीं हुआ रहता है और उत्पादन की मांग भी क्या होती है, लोचशील होती है। तब इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, उनको ये वाली नीति अपनानी चाहिए। इसके बाद तीसरी नीति है प्रतिद्वंद्वियों की अनुकरण नीति। इस नीति के अंतर्गत क्या किया जाता है, जो लीडर है उनको क्या किया जाता है, फॉलो अप किया जाता है। नए उत्पाद के मूल्य निर्धारण में इसका ज्यादा प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक उत्पाद जो है पहले से किसी उत्पाद का अगर उत्पादन करके बाजार में बेच रहे हैं तो दूसरा नया उत्पादक भी क्या करेगा, उस उत्पाद को उत्पादित करके उत्पाद का उतना ही मूल्य रखेगा जितना क्या कर रहा है, पहले वाले उत्पादक ने मूल्य को निर्धारित
किया है। तो ये जो विधि है वो अधिक उपयोगी तो नहीं बोल सकते, लेकिन क्योंकि इसको क्या करना पड़ता है, लागत को इसमें ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। मान लो हो सकता है कि एक उत्पादक को बनाने में उसकी लागत 10 रुपए आ रही है, हो सकता है दूसरे जो उत्पादक है उसको बनाने में उसकी लागत जो है 5 ही रुपए आ रही है। अपनी लागत बढ़ रही है लेकिन दूसरे की लागत कम आ रही है, तो वो उस हिसाब से प्राइस डिटर्मिनेशन कर रहा है। बट अपन उसी का ही अनुकरण करेंगे तो इससे क्या होगा, अपने को हानि हो सकती है। तो इसलिए ये विधि तो इतना मायने नहीं रखती है, लेकिन जो नया प्रोडक्ट है तो उसमें क्या कर सकते हैं, इस विधि के अंतर्गत उसका अनुकरण कर सकते हैं। अब जब नया प्रोडक्ट आ रहा है तो मूल्य निर्धारण करते समय निर्माताओं को बहुत चीजों का क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। जो प्रोडक्ट है उसका लाइफ साइकिल को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि कितने लाइफ साइकिल वाली है, उसका जीवन चक्र कितना होगा, और उत्पाद की मात्रा के साथ साथ उसकी जो प्रति इकाई लागत है वो कितनी होगी, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह जो बाजार में प्रवेश करने की समय कितनी है, उसकी कितनी संभावना है। तो इस प्रकार से जो है बाजार के अंतर्गत जो है निर्धारण किया जा सकता है न्यू प्रोडक्ट का। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैंने आपको बताया मूल्य परिवर्तन क्या होता है, किस कारणों से मूल्य में परिवर्तन आता है, और जो मूल्य निर्धारण किया जाता है उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, क्या क्या स्टेप जो है मूल्य निर्धारण के अंतर्गत करने चाहिए, और नया प्रोडक्ट का मूल्य निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। आपको क्वेश्चन में ये जो है अपना 4th यूनिट है, 4th यूनिट जो पढ़ना है विपणन के सिद्धांत के अंतर्गत पूरा मूल्य से संबंधित है, जिसके 2 लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मूल्य नीति क्या होती है, रीति नीति क्या होती है, और मूल्य डिसीजन क्या होता है ये बताया था, प्राइस डिसीजन। और आज की क्लास में मैंने आपको जो है मूल्य निर्धारण की कार्य विधि और न्यू प्रोडक्ट के अंतर्गत मूल्य निर्धारण कैसे किया जाता है उसकी रीति नीति को बताया है। और जो क्वेश्चन ये पूछा जाता है अक्सर कि नए प्रोडक्ट के अंतर्गत मूल्य निर्धारण कैसे किया जाता है, क्योंकि एक चैलेंज हो जाता है न्यू प्रोडक्ट के अंतर्गत मूल्य निर्धारण करना। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊंगी कि मूल्य निर्धारण का जो निर्णय है या किस प्रकार से मूल्य निर्धारण किया जाता है। थैंक यू।